कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो तुम्हारे अंदर उतर जाती हैं। वेलकम टू स्टोरीज सूत्रा। मैं हूं हिमांशी और आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वो किसी भूत या किसी परछाई की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां मौत आकर रुक गई थी और एक ऐसे आदमी की जिसने उस मौत को जाने नहीं दिया। हैदराबाद का एक इलाका, कुंदन बाग, एक साधारण सी गली, साधारण से घर। लेकिन उन्हीं घरों के बीच एक घर ऐसा भी था जहां खामोशी जिंदा थी और उस खामोशी के अंदर कुछ ऐसा छुपा था जिसे जानने के बाद शायद तुम कभी किसी शांत घर को वैसे नहीं देख पाओगे। ये कहानी है एक आदमी की, एक ऐसे आदमी की जो अपने ही घर में एक खुद की दुनिया बना लिया। एक ऐसी दुनिया जहां समय रुक गया था, जहां मृत्यु भी एक भ्रम बन गई थी। ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद की एक सड़क से, कुंदन बाग, एक बस्ती जहां बहुत से घर हैं, बहुत सी परिवारें हैं और बहुत सारे लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पर एक घर था जो अलग था। हर मोहल्ले में एक ऐसा घर होता है जिसे लोग थोड़ा डर के साथ देखते हैं, ना कि किसी भूतिया वजह से, बस क्योंकि वो घर अलग तरह की खामोशी से सोता है। ये घर एक पुराने हीरे जैसा था। कभी शायद बहुत सुंदर रहा होगा, पर अब उसकी चमक खो गई थी। खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं, ना भीतर से ना बाहर से, बस हमेशा बंद। घर के सामने एक सड़क थी और सड़क के दोनों ओर पड़ोसियों के घर थे। उन पड़ोसियों ने इस घर को देखा होगा हजारों बार, पर कभी कोई घर के अंदर नहीं गया, कभी कोई दरवाजा खटखटाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो घर जो दिखाता था वो डरावना था। चुप्पी का डर, अकेलेपन का डर और एक ऐसी खामोशी का डर जो कभी सामान्य नहीं लगती। उस घर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था राम प्रकाश। उम्र शायद 60 के करीब। हल्के बाल जो सफेद हो गए थे, आंखें जो कभी सीधे किसी को देखती नहीं थी, हमेशा किसी और दिशा में। राम प्रकाश एक बेहद शांत आदमी था। इतना शांत कि शांति ही उसकी सबसे भयावह खूबसूरती थी। पड़ोसियों को याद था कि कभी बहुत साल पहले इस घर में एक परिवार हुआ करता था। राम प्रकाश, उसकी पत्नी और 2 बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, हल्की हल्की हंसी। घर में जीवन था। पर फिर क्या हुआ? ये सब कुछ धुंध जैसा है, किसी को पूरी तरह पता नहीं। कुछ कहते हैं कि उसकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई, लंबी खामोशीपूर्ण बीमारी जो धीरे धीरे उसे अंदर से खा गई। और फिर एक दिन वो चली गई। बेटियां शायद साथ ही चली गईं, या शायद उन्हें लेकर कहीं भेज दिया गया। पर राम प्रकाश रह गया। कई साल गुजर गए, 10 साल, 15 साल, शायद 20 साल। पड़ोसियों ने देखा कि राम प्रकाश घर से बाहर आता जाता रहा, बाजार जाता, कुछ चीजें खरीदता, फिर वापस आ जाता। पर साल के बाद साल उसकी बाहर आने की संख्या कम होती गई। पहले हफ्ते में कई बार आता जाता था, फिर महीने में 1 या 2 बार। फिर वो महीनों के लिए घर में ही रहने लगा। खिड़कियां धीरे धीरे ज्यादा बंद हो गईं। कुछ के शीशे टूट गए, फिर उन्हें ईंटों से बंद कर दिया गया। दरवाजा हमेशा खटखटाया जाता, लेकिन कभी कोई उत्तर नहीं आता। पड़ोसियों को शक नहीं हुआ, क्योंकि समय के साथ सब कुछ भूल जाता है और इस घर को भी धीरे धीरे सब लोग भूल गए। ये सिर्फ एक पुरानी ईंटों का ढेर, एक खामोश साक्षी बन गया। लेकिन एक दिन चीजें बदलने लगीं। गर्मियों की एक शाम थी, जून या जुलाई का महीना। आकाश लाल हो गया था
डूबते सूरज के नीचे। पड़ोस की एक महिला, मीता उसका नाम था, वो अपने बेटे के साथ घर से निकली थी, थोड़ी सी सैर करने के लिए। मीता को एक अजीब सी बदबू आई। पहले वो सोचा कि ये किसी के घर का खराब सीवर है या कोई गंदगी, लेकिन बदबू बहुत तीव्र थी और बहुत अलग थी। वो बदबू ऐसी लगती थी जैसे कोई चीज बहुत लंबे समय से सड़ रही हो। मीता उस घर के करीब गई, कुंदन बाग का वही पुराना घर, और जैसे जैसे वो करीब आई, बदबू ज्यादा तीव्र होती गई। उसका बेटा रोने लगा। माँ, ये क्या है? ये क्या है? वो चिल्लाते हुए कहने लगा। मीता तुरंत वहां से वापस चली गई, पर उस रात वो सो नहीं सकी। अगले दिन मीता ने अपने पति को बताया। उसका पति एक सरकारी कर्मचारी था, समझदारी वाला आदमी। ये सब कुछ अजीब है, उसने कहा। हम पुलिस को बुलाते हैं। पर मीता को डर था। क्यों? उसके पति ने पूछा। क्योंकि अगर वो आदमी किसी चीज से नाराज हो जाता है तो। ये डर बहुत जाहिर था। डर का सबसे बड़ा कारण है अनजान, और वो घर पूरी तरह अनजान था। लेकिन अगले दिन और भी पड़ोसियों को वो बदबू आने लगी। घर का एक कोना ऐसा सड़ने लगा कि हवा भी जहरीली हो गई। तब पड़ोसी को इकट्ठा किया गया। एक छोटी सी बैठक। कुछ लोग एक कोने में बैठ गए। हम कुछ करना चाहिए, एक आदमी बोला। पर क्या करें? दूसरा पूछा। पुलिस को बुलाते हैं। और अगर वो आदमी कुछ गलत करता है? बार बार यही सवाल सामने आता था, डर का सवाल। लेकिन बदबू अब इतनी तीव्र हो गई कि उसे और नहीं रोका जा सकता था। पुलिस अगली सुबह आई। 2 सिपाही और एक कांस्टेबल और एक अधिकारी जिसका नाम था इंस्पेक्टर शर्मा। इंस्पेक्टर शर्मा एक दुबला पतला आदमी था, उम्र शायद 50 के करीब, आंखें गहरी और होशियार, लेकिन एक अजीब सी दया भी उसकी नजरों में थी। वो उस घर के सामने खड़ा हुआ। ये बदबू, उसने कहा, ये कहीं से नहीं आ रही। वो घर के दरवाजे तक गया, खटखटाया। खोलो, पुलिस है। कोई जवाब नहीं आया। फिर खटखटाया। खोलो, रामप्रकाश, हम जानते हैं कि तुम घर में हो। लेकिन घर पूरी तरह निर्जन था। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को निर्देश दिया, दरवाजा तोड़ो। दरवाजा खोलते ही बदबू एक जहरीली लहर की तरह बाहर आ गई। सभी को अपनी नाक को कपड़ों से बंद करना पड़ा। घर के अंदर अंधेरा था, पूरी तरह अंधेरा। साल भर की खिड़कियों की बंदिश ने घर को एक कब्र में बदल दिया था। एक सिपाही ने टॉर्च निकाली, और जो उसमें दिख पड़ा वो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। पहली नजर में ऐसा लगा कि घर में कपड़े इकट्ठे हैं या कोई कबाड़। पर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ी, तो वो कपड़े नहीं थे, वो लाशें थीं। 3 या शायद 4 लाशें, एक दूसरे के ऊपर, सड़ी गली, हड्डियां निकली हुई। कुछ हिस्से बिल्कुल पहचाने जा सकते नहीं थे। घर में कीड़े, सड़ांध और एक ऐसा अंधेरा जो सदियों से वहां मौजूद था। इंस्पेक्टर शर्मा रुक गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा, बस एक निर्विकार अभिव्यक्ति। शायद पुलिस का काम उसे इस तरह के दृश्यों के लिए तैयार कर गया था। कहाँ है रामप्रकाश? उसने धीरे से पूछा। सिपाहियों ने घर को और गहराई से देखा। एक कमरे में एक आदमी बिस्तर पर बैठा हुआ था, पूरी तरह अकेले में। रामप्रकाश। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे जीवन उसके भीतर से निकल गया हो। आंखें खाली थीं, बिल्कुल खाली, ऐसे खाली जैसे कोई उसकी आत्मा ही चुरा ले गई हो। वो कपड़े पहने हुए था, पर कपड़े गंदे थे, बदबूदार थे, हफ्तों शायद महीनों की गंदगी से सराबोर। उसके बालों में जूं थे, शरीर पर घाव थे
और उसकी गंध उन सड़ी हुई लाशों की गंध जैसी थी। इंस्पेक्टर ने उसके करीब जाना चाहा, लेकिन रामप्रकाश ने अपनी आंख उसकी तरफ उठाई और अपने होंठ हल्के से हिलाए। दादा, वो बुदबुदाया। दादा आ गए? इंस्पेक्टर शर्मा के लिए एक पल के लिए दुनिया रुक गई। तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे घर में क्या है? रामप्रकाश फिर से बिस्तर पर गिर गया। बेटा, वो कहने लगा, बेटा खराब नहीं है, वो सो रही है, रोज सो रही सब। इंस्पेक्टर को समझ आ गया, ये आदमी पागल नहीं था शायद। ये आदमी सिर्फ एक ऐसा भूत था जो अभी भी अपने घर में जीवित रहना चाहता था। लाशों को पहचानना मुश्किल था। डॉक्टर जब आया तो उसने कहा कि वो शायद 10 साल या ज्यादा पुरानी है। एक औरत, 2 बच्चे और शायद एक और, रामप्रकाश की पत्नी, उसकी दोनों बेटियां और शायद उसकी माँ। उसकी माँ जो शहर में आकर रहने के लिए आई थी और जिसे कभी बाहर नहीं निकलने दिया गया। गिरफ्तारी एक साधारण प्रक्रिया थी। हथकड़ियां, पुलिसकार, पुलिस स्टेशन। पर पूरे रास्ते रामप्रकाश बस कहता रहा, मेरी बीबी को अभी उठाना मत, बेटियों को भी, वो सो रहीं। अब सवाल उठे, एक आदमी कैसे अपनी पूरी परिवार को अपने ही घर में इस तरह रख सकता है? कैसे लाशें इस तरह सड़ सकती हैं और कोई पड़ोस में रहते हुए पूरे 10 साल कुछ नहीं कह सकता? कैसे एक आदमी इस तरह खोखला हो सकता है? इंस्पेक्टर शर्मा ने रामप्रकाश से पूछताछ की और जो कहानी निकली वो एक ऐसी कहानी थी जो मन को अंदर से तोड़ दे। रामप्रकाश एक बहुत ही साधारण आदमी था। एक दफ्तर में काम करता था, पत्नी थी, बेटियां थीं, पर उसकी पत्नी बीमार पड़ गई थी। पहले हल्की फुल्की बीमारी, फिर गंभीर होती गई। डॉक्टरों के पास खर्च बहुत था, दवाइयां जहर जैसी महंगी थीं। उसका परिवार गरीब हो गया। पत्नी दिन भर बिस्तर पर तड़पती रहती थी और रामप्रकाश हर दिन सोचता था, कब तक उसकी पत्नी इस तरह सहेगी? कब तक उसकी बेटियों को मां इस हालत में दिखेगी? और एक दिन, एक रात, वो समझ गया, बीमारी तो चली नहीं जाएगी, पर दर्द खत्म हो सकता है। उस रात उसने अपनी पत्नी को तकिए से दम घोंट दिया। दर्द खत्म, पर फिर बेटियों का रोना, मां की चाहत में बेटियों का अकेलेपन, वो भी उसने सोचा, उन्हें भी राहत देनी चाहिए। और फिर उसने उन्हें भी सुला दिया, अपनी तरीके से, मां के पास, एक अनंत नींद की नींद में। पर जब सब खत्म हुआ तो घर अचानक बहुत खामोश हो गया। उसे अपनी मां की याद आई, जो घर में ही रहती थी उसके साथ, बुजुर्ग, बीमार, अकेली। मां, उसने कहा, मां, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और अपनी मां को भी वो राहत दे गया। अब घर में 4 लाशें थीं और रामप्रकाश अकेला। उसने सोचा कि वो उन्हें बाहर निकाल दे, दफन कर दे और बाकी जीवन भूल जाए। पर जब वो उन्हें छूने गया तो उसका हाथ कांप गया। ये उसका परिवार है, उसकी पत्नी है, उसकी बेटियां हैं, उसकी मां है। कैसे वो उन्हें सड़क पर फेंक सकता है? तो उसने एक फैसला किया, वो उन्हें अंदर ही रखेगा, घर में, कमरे में, हमेशा के लिए। पर उन्हें बाहर निकलने नहीं देगा, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत बुरी है। और उसकी पत्नी, बेटियां, उसकी मां, वो सब सुरक्षित हैं घर में, उसके साथ। वो हर दिन उन्हें देखने जाता। बीबी, वो कहता, तुम ठीक हो? बेटा ठीक है? और जब कोई जवाब नहीं आता तो वो एक पल के लिए सोचता है और फिर
फिर वो अपने आप को समझा लेता है। वो सो रहे हैं। हाँ, सो रहे हैं, बस सो रहे हैं। साल गुजरते गए, बदबू बढ़ती गई। दीमक घर को अंदर से खा गए। खिड़कियों के शीशे टूट गए। उन्हें ईंटों से बंद कर दिया। पड़ोसियों ने देखा पर कुछ नहीं कहा। रामप्रकाश अब और बाहर नहीं आता था। शायद एक दो बार महीने में कुछ खाना ले आता और वापस अंदर चली जाता। और घर में ये खामोशी एक जहर की तरह सब कुछ को निगल लेती। लेकिन 10 साल बाद जब पड़ोसियों को बदबू आई और पुलिस गई तो रामप्रकाश किसी गलत काम के लिए पकड़ा नहीं गया, क्योंकि पति अपनी पत्नी को मार सकता है शायद। बच्चों को खाना देना माता पिता का कर्तव्य है और अपनी माँ को देखभाल करना बेटे का धर्म है। पर यह सब कुछ जरूर गलत था। कोर्ट में मामला साल भर चला। साक्ष्य इकट्ठा किए गए, मेडिकल रिपोर्ट्स देखी गई और आखिर में रामप्रकाश को कुछ सजा दी गई। शायद मानसिक रोगी के रूप में, शायद एक अपराधी के रूप में। पर सजा क्या हो सकती है एक ऐसे आदमी के लिए जो पहले से ही खुद अपनी ही सजा भुगत रहा था। कुंदनबाग की सड़क अब भी वही है, घर अब भी वही है, पर वो घर अब खाली है। कोई उसमें नहीं रहता, कोई उसे नहीं खोलना चाहता। और उस घर के सामने जब भी कोई गुजरता है तो उसे एक अजीब सी बदबू अभी भी आती है। शायद वो बदबू कभी गई ही नहीं। शायद वो घर अभी भी उस दिन को याद कर रहा है। पर इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा वो ये नहीं है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को मार दिया। ये नहीं है कि बेटियों को मार दिया। ये नहीं है कि मां को दफन कर दिया। नहीं, सबसे भयावह हिस्सा ये है कि जब भी पुलिस उस घर में गई तो कमरे में दीवारों पर नियमित रूप से बने हुए निशान मिले। दिन, महीने, साल, कांटों से खुरची हुई निशानियां, जैसे कोई अंदर बैठकर समय गिन रहा हो। और जब पुलिस को ये निशानियां समझ आईं तो शायद वो समझ गए कि रामप्रकाश जानता था कि उसके घर में क्या है, जानता था कि ये सब गलत है। पर एक बार शुरू होने के बाद, एक बार इस भ्रम में घिर जाने के बाद, एक बार दिल को इतना टूट जाने के बाद कि एक आदमी अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया से निकल नहीं सकता। और अब जब मैं ये कहानी तुम्हें सुनाती हूं तो मुझे अक्सर सोचना पड़ता है कि भय सिर्फ अंधेरे में नहीं होता। भय तब होता है जब हम अपने ही घर में एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जहां से हम निकल नहीं सकते। कि सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये नहीं है कि कोई बाहर से हमें मार दे। सबसे ज्यादा खतरनाक ये है कि हम खुद को इतना सच की जगह झूठ में घेर लें कि कभी बाहर निकलने की हिम्मत ही ना हो। कुंदनबाग अब भी वही है। उस गली में अब भी वही घर है। और हर रात जब हवा उस घर से गुजरती है तो शायद वो अभी भी उस बदबू को ले जाती है, उस दर्द को ले जाती है, उस अकेलेपन को ले जाती है जो कभी नहीं गया। ये थी कुंदनबाग की कहानी, एक सच्ची, दर्दनाक और कभी ना भूलने वाली कहानी। तुम्हें अगली बार जब कोई घर बहुत खामोश लगे, अगर किसी घर से अजीब सी खामोशी आए, अगर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति दिखे, तो याद रखना कि शायद वो घर अपना अपना दर्द छुपा रहा है, अपना अपना सच दफन किए हुए है। और वो आदमी
शायद पहले से ही एक ऐसे अंधेरे में रह रहा है जहां से निकलना असंभव हो जाता है। डर हमेशा अंधेरे में नहीं छुपा होता। कभी कभी वो हमारे अपने ही घरों में, हमारी अपनी ही यादों में, हमारी अपनी ही सोच में जिंदा रहता है। कुंदन बाग का वो घर आज भी खड़ा है, खाली, लेकिन पूरी तरह कभी खाली नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां दीवारों में बस जाती हैं और कुछ सच्चाइयां कभी दफन नहीं होती। अगर तुम्हें ऐसी सच्ची और बेचैन कर देने वाली कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम वो सच दिखाते हैं जिससे दुनिया आंखें चुरा लेती है।